नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो से हम लोग ISO IEC 17025 2017 की क्लोज 6 रिसोर्स रिक्वायरमेंट को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैनेजरियल टर्म्स है जिसका यूज इस स्टैंडर्ड में बार बार हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सम मैनेजरियल टर्म्स आर यूज्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। सबसे फर्स्ट में है डॉक्यूमेंट। A document is a content file whose information is used to run the company. The document must have according to ISO IEC 17025 2017. कोई डॉक्यूमेंट एक कंटेंट फाइल होता है जिसके अंदर कंटेंट होता है whose information is used to run the company. जिसके इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपनी कंपनी को चलाते हैं। द डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू ISO IEC 17025 2017। लेकिन अगर हमें लेबोरेटरी के पर्सपेक्टिव से डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वह डॉक्यूमेंट ISO IEC 17025 2017 के अकॉर्डिंग ही होगा। सेकेंड टर्म है प्रोसीजर। अ प्रोसीजर इज अ प्रिस्क्राइब वे ऑफ अंडरटेकिंग अ प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसीजर एक प्रिस्क्राइब वे है यानी पहले से निर्धारित तरीका है जिसके हेल्प से हम किसी प्रोसेस या पार्ट ऑफ प्रोसेस को अंडरटेक करते हैं। थर्ड टर्म है रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज एन एविडेंस ऑफ द पास्ट फैक्ट डॉक्यूमेंटेड। अ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ एनी डेटा यू कलेक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। रिकॉर्ड किसी पास्ट फैक्ट डॉक्यूमेंटेड के एविडेंस को कहते हैं यानी लेबोरेटरी के अंदर पास्ट में जो कुछ काम हुआ है उसके एविडेंस के रूप में हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। अ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ एनी डेटा यू कलेक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ से जो डाटा कलेक्ट होता है उस डेटा से ही रिकॉर्ड बनता है। लास्ट टर्म है रिटेन रिकॉर्ड। यह भी रिकॉर्ड ही है लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर रिकॉर्ड और रिटेन रिकॉर्ड दोनों को सेपरेटली यूज किया गया है। अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कीप अनचेंज्ड। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमें लंबे समय तक अपने यहाँ रिटेन करके रखना होता है, तो इस तरह के रिकॉर्ड को रिटेन रिकॉर्ड कहते हैं। अ रिकॉर्ड मस्ट बी कीप अनचेंज। वैसे तो रिकॉर्ड को चेंज नहीं किया जाता है लेकिन स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि रिटेन रिकॉर्ड को आपको अनचेंज रखना है। एग्जाम्पल, यू माइट रिटेन मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड। जब भी हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हैं तो उसके अंदर के रिकॉर्ड को हमें रिटेन रखना होता है। डॉक्यूमेंटेड ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज। ऑडिट के समय जितने भी NC हमें मिलती है उसके रिकॉर्ड को भी हमें रिटेन करके रखना होता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। लाइब्रेरी के अंदर जब इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है तो इसके रिकॉर्ड को भी हमें रिटेन करके रखना होता है, एक्सेट्रा। कई बार डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट है और क्या रिकॉर्ड है। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स के बीच के फर्क को जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बाय प्लानिंग व्हाट नीड टू बी डन एंड रिकॉर्ड आर क्रिएटेड व्हेन समथिंग इज डन एंड रिकॉर्ड द इवेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो प्लानिंग करके क्रिएट किया जाता है। व्हाट नीड बी डन यानी क्या करने की ज़रूरत है, एंड रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड व्हेन समथिंग इज डन, और रिकॉर्ड जो है वो तब बनता है जब हम कुछ काम करते हैं, एंड रिकॉर्ड द इवेंट, और फिर हम उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड बट रिकॉर्ड वंस कंप्लीटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। डॉक्यूमेंट एक बार बन जाता है उसके बाद भी उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते या अनचेंजेबल होता है, क्योंकि रिकॉर्ड पास्ट के बेसिस पे बनता है, पास्ट का एविडेंस है। तो जब हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्ड को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, अ डॉक्यूमेंट मे बी अ रिकॉर्ड बट नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ एम्प्टी फॉर्म इज अ डॉक्यूमेंट एंड देन आफ्टर इट इज फिल्ड इट इज बिकम अ रिकॉर्ड। कोई एम्प्टी फॉर्म है या कोई फॉर्मेट्स है जो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपने उसको एक बार फिल कर दिया फिर वो एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अभी लास्ट वीडियो के अंदर क्लोज 5 में लेबोरेटरी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था। अब आता है क्लोज 6 यानी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि रिसोर्स के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। रिसोर्स के अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम पर्सनल कहते हैं। वी नीड हैव इक्विपमेंट, सिस्टम एंड प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल। क्लोज 6 के अंदर टोटल 6 सब क्लोजेज है। 6.1 जनरल, 6.2 पर्सनल, 6.3 फैसिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, 6.4 इक्विपमेंट, 6.5 मेट्रोलॉजिकल ट्रेसिबिलिटी, 6.6 एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस वीडियो के अंदर हम लोग 6.1 जनरल एंड 6.2 पर्सनल को स्टडी करेंगे। 6.1 जनरल, the laboratory shall have available the personal, facilities, equipment, systems and support services necessary to manage and perform its laboratory activities.
एक लेबोरेटरी के पास होने चाहिए पर्सनल यानी बहुत सारे पर्सन, फैसिलिटी यानी एक लैब स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट जिससे कि वह टेस्टिंग करे वह इक्विपमेंट, सिस्टम यानी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज नेसेसरी टू मैनेज एंड परफॉर्म इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटी। यह सब चीज़ें ज़रूरी है जिससे कि लेबोरेटरी एक्टिविटी को मैनेज किया जा सके और परफॉर्म किया जा सके। यानी लेबोरेटरी के पास पर्सनल होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए एंड सपोर्ट सर्विसेज होना चाहिए जिससे कि लेबोरेटरी की एक्टिविटी को मैनेज किया जा सके एंड परफॉर्म किया जा सके। रिसोर्स रिक्वायरमेंट का सेकेंड सब क्लोज 6.2 पर्सनल 6.2.1 अ पर्सनल ऑफ द लेबोरेटरी either internal or external that could influence the laboratory activities shall act impartially, be competent and work in accordance with the laboratory's management system। यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहा गया है, यानी लेबोरेटरी के पर्सनल के बिहेवियर को कहा गया है। ऑल पर्सनल ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर जितने भी पर्सनल है या जितने भी कर्मचारी है, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी वह पर्सनल जो लेबोरेटरी का परमानेंट पर्सनल है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, डैट कुड इन्फ्लुएंस द लेबोरेटरी एक्टिविटीज, जिससे लेबोरेटरी की एक्टिविटी प्रभावित हो सकता है। मतलब यहाँ पर्सनल का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ वह पर्सन है जो लेबोरेटरी के टेस्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। उसके अंदर लेबोरेटरी के एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर आ सकते हैं। शैल एक्ट इम्पार्शियली, बी कम्पिटेंट एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विथ लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वह पर्सन जिससे लेबोरेटरी का एक्टिविटी प्रभावित हो सकता है, उसका एक्टिविटी इम्पार्शियल होना चाहिए, वो अपने काम में कम्पिटेंट होगा एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ही वह काम करेगा। यह लेबोरेटरी के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उसका वह पर्सन जिसके द्वारा लेबोरेटरी का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है उसे इम्पार्शियल रहना होगा, वह कम्पिटेंट हो यानी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने काम को सही ढंग से कर सके और वह लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार ही अपना काम को करे। इस रिक्वायरमेंट को कुछ पॉइंट्स में समझते हैं जिससे हमें यह पता लगेगा कि इसे कैसे फुलफिल किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, लेबोरेटरी पर्सनल एम्प्लॉयड और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर shall not work in another laboratory which falls under the different legal identity. However, the manpower resources may be shared with the laboratory under the same legal identity provided the laboratory's activities are not compromised. The minimum period of contract for a personnel shall be minimum 1 year. इसमें कहा गया है कि लेबोरेटरी के अंदर दोनों तरह के पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो उसका खुद का एम्प्लॉय हो जो परमानेंटली उसके यहाँ हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हो। शैल नॉट वर्क इन अनदर लेबोरेटरी विच फेल्स अंडर द डिफरेंट लीगल आइडेंटिटी, वो किसी और लेबोरेटरी में काम नहीं कर सकता है जो किसी अन्य लीगल आइडेंटिटी के अंदर आता है, यानी वह एक टाइम में एक ही लेबोरेटरी के अंदर में काम करेगा। However, the manpower resources may be shared with the laboratory under the same legal identity provided the laboratory activities are not compromised. लेकिन हाँ, उस मैन पावर को सेम लीगल आइडेंटिटी के अंदर शेयर किया जा सकता है, यानी एक ही कंपनी का दो अलग अलग ब्रांचेज है तो वहाँ पर उस मैन पावर को शेयर किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इससे लेबोरेटरी एक्टिविटी को किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। द मिनिमम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सनल शैल बी ऑफ मिनिमम 1 ईयर। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर किसी पर्सनल को अपने यहाँ रखते हो तो कम से कम वह 1 साल के लिए आपके पास होना चाहिए। तो यह NAVL की तरफ से एक गाइडलाइंस था। अब जानते हैं कि क्वालिटी मैनुअल के अंदर हम इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट है लेबोरेटरी यूज पर्सनल परमानेंट एम्प्लॉय इन केस वेयर पर्सनल अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड दीज शैल be approved by the director and shall also fulfill the requirements of the quality system। तो आप क्वालिटी मैनुअल में इस तरह के सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं कि लेबोरेटरी हमेशा पर्सनल के रूप में परमानेंट एम्प्लॉय को ही यूज करता है। अगर कभी कॉन्टैक्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर्सन को सीधे डायरेक्टर अप्रूव करता है एंड आल्सो फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम, और इसके साथ ही क्वालिटी सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
All personnel that could influence the lab activities are commented to impartiality and confidentiality according to our impartiality and confidentiality policy. All employees are made to sign a confidentiality information assignment agreement on non-judicial stamp paper. मतलब वह पर्सन जो लेबोरेटरी की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, वो लेबोरेटरी के इम्पार्शलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी को लेकर कमिटमेंट करता है। इसके साथ ही लेबोरेटरी अपने सभी एम्प्लॉय से एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन असाइनमेंट एग्रीमेंट को साइन करवाता है। लास्ट पॉइंट, लेबोरेटरी एम्प्लॉय हैंडबुक कवर्स एम्प्लॉय कंडक्ट एंड वर्क रूल। इसके साथ ही लेबोरेटरी के हैंडबुक में एम्प्लॉय कंडक्ट एंड वर्क रूल, कंडक्ट का मीनिंग होता है आचरण, यानी एम्प्लॉय का क्या आचरण होना चाहिए और एम्प्लॉय का वर्किंग रूल क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। तो इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। पर्सनल के अंदर सेकेंड रिक्वायरमेंट 6.2.2 द लेबोरेटरी शैल डॉक्यूमेंट द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच फंक्शन इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। यहाँ लेबोरेटरी के अंदर डॉक्यूमेंट कॉम्पिटेंसी के बारे में कहा गया है। आपके लेबोरेटरी में जो भी काम होता है, जो भी फंक्शंस है, उस पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। द लेबोरेटरी शैल, यह एक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर ईच फंक्शन। लैब के अंदर सभी फंक्शन के कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना है। इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी, जो रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है या जिससे लेबोरेटरी का टेस्टिंग रिजल्ट प्रभावित होता है। इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर, और इस रिक्वायरमेंट में एजुकेशन आता है, यानी उसका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आता है, यानी उस फील्ड में उसका कॉम्पिटेंसी क्या है, ट्रेनिंग, उसने कौन कौन सा ट्रेनिंग ले रखा है, ट्रेनिंग के अंदर इंटरनल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग दोनों तरह का ट्रेनिंग होगा। टेक्निकल नॉलेज, उसका टेक्निकल नॉलेज क्या है, स्किल एंड एक्सपीरियंस। तो लेबोरेटरी के ईच फंक्शन के लिए, हर एक पोजीशन के लिए आपको कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना होगा कि जो टेस्टिंग करेगा उसका कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इसी तरह से जो सैम्पलिंग करेगा उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसका टेक्निकल नॉलेज क्या होना चाहिए। जो कैलिब्रेशन करेगा उसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज क्या होना चाहिए। इंजीनियर के पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट क्या है, मैनेजर के लिए कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, competence requirement for each function that could influence the lab activity are documented in personal selection criteria and competence criteria in reference document। जब क्लोज के अंदर रिक्वायरमेंट दिया गया है तो आपको मैनुअल्स के अंदर उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल करते हो ये आपको दिखाना होगा, क्योंकि ऑडिटर आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कॉम्पिटेंट क्राइटेरिया बनाना होगा। उसमें आपको बताना होगा कि आपके लेबोरेटरी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया क्या है। लेबोरेटरी के अंदर एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उन सभी पर्सन के कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है जो लेबोरेटरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या जिसके कारण लेबोरेटरी एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होता है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट नाम से एक डॉक्यूमेंट बना लेना है जिसके अंदर आपको पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया को ऐड करना है। सेकेंड पॉइंट है, द स्टाफ इवेल्युएशन इज डन प्रायर टू द ऑथराइजेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, दैट इज competence, education and professional educations, training, skill and experience, particular to the specific testing or calibration and measurement to be performed by using the staff evaluation form। मतलब लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ इवेल्यूशन जो होता है यानी स्टाफ का मूल्यांकन जो होता है वह रिक्वायर्ड एजुकेशन के बेस पे होता है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंस होता है, एजुकेशन होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, स्किल होता है एंड एक्सपीरियंस होता है। तो ऑथराइज करने से पहले इन सब क्वालिफिकेशन को देखकर स्टाफ का मूल्यांकन किया जाता है। पार्टिकुलर टू द स्पेसिफिक टेस्टिंग और कैलिब्रेशन एंड मेजरमेंट्स टू द परफॉर्म बाय यूजिंग द स्टाफ इवेल्युएशन फॉर्म, और विशेषकर कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग या कैलिब्रेशन या मेजरमेंट स्टाफ इवेल्युएशन फॉर्म के यूज से परफॉर्म किया जाता है।
तो लेबोरेटरी को एक स्टाफ इवैल्यूएशन फॉर्म भी बनाना होगा जिसके हेल्प से स्टाफ के रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का इवैल्यूएट कर सके। पर्सनल के अंदर थर्ड रिक्वायरमेंट 6.2.3 द लेबोरेटरी शैल इंश्योर दैट द पर्सनल हैव द कंपिटेंस टू परफॉर्म लेबोरेटरी एक्टिविटीज फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड टू इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट ऑफ डेविएशंस। इसके अंदर लेबोरेटरी को अपने पर्सन की कंपिटेंसी को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। द लेबोरेटरी शैल इंश्योर दैट द पर्सनल हैव द कंपिटेंस टू परफॉर्म लेबोरेटरी एक्टिविटीज फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल। लेबोरेटरी के पास जो स्पेसिफिक पर्सनल है, इसके पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उसके बारे में कहा गया है। यानी लेबोरेटरी के अंदर का वो पर्सन जिसके पास एक स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबोरेटरी इंश्योर करेगा that the personnel have the competence to perform laboratory activities for which they are responsible। यानी आपके पास जो भी पर्सनल है, लेबोरेटरी के अंदर आपने उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसको परफॉर्म करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी या कम्पिटेंसी होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। एंड टू इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट ऑफ डेविएशंस, और उसमें यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए या कम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वह सिग्निफिकेंट ऑफ डेविएशन को इवेल्युएट कर सके। यानी लेबोरेटरी के किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर डेविएशन हो रहा है यानी चेंज हो रहा है तो उसके रिजल्ट के अंदर क्या चेंजेस हो सकता है, इसका वह इवेल्युएशन कर सके, इसका वह मूल्यांकन कर सके, उसमें यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी लेबोरेटरी को यह इंश्योर करना होगा कि उसका जो पर्सनल है उसमें वह एबिलिटी है, वह कॉम्पिटेंसी है जिससे कि वह लेबोरेटरी के अंदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी के साथ लेबोरेटरी के अंदर किसी प्रोसेस में या किसी रिजल्ट में अगर डेविएशन आता है तो उसको वह इवेल्युएट कर सके, उसके अंदर यह कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब लेबोरेटरी इसको इंश्योर कैसे कर सकता है, तो इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनी पार्टिकुलर पर्सनल हु आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग that not be used unless appropriate supervision is provided। यानी लेबोरेटरी के अंदर वह पर्सनल जो ट्रेनिंग कर रहा है, यानी लेबोरेटरी उसको कॉम्पिटेंस पर्सनल नहीं मानता है, तो उससे आप किसी भी तरह का टेस्टिंग या कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उसके साथ एक अप्रोप्रिएट सुपरविजन या कोई कॉम्पिटेंस पर्सन ना हो। वह अकेले लेबोरेटरी की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, उसके साथ आपको एक सुपरवाइजर को रखना है। सेकेंड पॉइंट, और measurements shall be performed by laboratory personnel who are competent and authorized by the head of department। यानी लेबोरेटरी के अंदर जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो लेबोरेटरी का पर्सन ही करेगा। who are competent and authorized by head of department। यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह पे आप अपने लैब के किसी भी सीनियर पर्सन का नाम दे सकते हैं। यानी लेबोरेटरी के अंदर मेजरमेंट वही करेगा जो लेबोरेटरी का पर्सनल हो, इसके साथ ही वह कॉम्पिटेंट हो और उसको लेबोरेटरी ने इस काम को करने के लिए नियुक्त कर रखा हो। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग नीड्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड फॉर रिलेवेंट लेबोरेटरी पर्सनल टू इंश्योर द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड टास्क। यानी जो रिलेवेंट लेबोरेटरी पर्सनल है उसके रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी को देखते हुए उसके अंदर किस कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत है, इसके अनुसार उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रजेंट एंड एंटिसिपेटेड टास्क, और इसके साथ ही प्रजेंट और एंटिसिपेटेड टास्क यानी जो अभी की ज़रूरत है, जो आने वाली ज़रूरत है, उसको देखते हुए लेबोरेटरी के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंश्योर्स दैट पर्सनल रिसीव ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग प्रोग्राम। द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एक्शन टेकन विल बी इवेल्युएटेड बाय हेड ऑफ ग्रुप। यानी लेबोरेटरी के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वह इंश्योर करता है कि वह पर्सन जिसे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उसे ट्रेनिंग रिसीव हुई या नहीं हुई। द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एक्शन टेकन इज इवेल्युएटेड बाय हेड ऑफ ग्रुप, और ट्रेनिंग प्रोवाइड होने के बाद उसका क्या इफेक्टिवनेस रहा, इस चीज़ को हेड ऑफ ग्रुप के द्वारा इवेल्युएट किया जाता है। आप अपने लेबोरेटरी के स्ट्रक्चर के अनुसार हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ग्रुप को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, laboratory record is maintained for all employee to monitor their competence on the basis of internal and external training। इसके साथ ही laboratory के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है to monitor their competence on the basis of internal और external training। उसको जितने भी इंटरनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है या फिर एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, इसके बेसिस पे उसके कॉम्पिटेंस का मॉनिटर किया जाता है। इन सब तरीके से लेबोरेटरी के अंदर पर्सनल की कॉम्पिटेंसी को आप इंश्योर कर सकते हो और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो।
6.2.4 The management of the laboratory shall communicate to personnel their duties, responsibilities and authorities. यहाँ लेबोरेटरी और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। शैल यानी रिक्वायरमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी शैल कम्युनिकेट टू पर्सनल। लेबोरेटरी अपने पर्सनल से कम्युनिकेट करेगा देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, कि उसका क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अथॉरिटीज है। नीचे देखते हैं द अप टू डेट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड की सपोर्ट पर्सनल आर डिफाइंड इन द डॉक्यूमेंट शैल कंटेंट। यानी मैनेजेरियल पर्सन जो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, टेक्निकल पर्सन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर है एंड की सपोर्ट पर्सनल जो इन दोनों का सपोर्ट करता है यानी यूटिलिटी प्रोवाइडर है। इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को डॉक्यूमेंट के अंदर अप टू डेट रखा जाता है। शैल कंटेंट जिसके अंदर होता है ए द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मिंग टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, यानी उसके अंदर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया होता है। बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेथड मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ न्यू मेथड। मेथड मॉडिफिकेशन लैबोरेटरी के अंदर किसी मेथड को या टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर किसी मेथड को जो मॉडिफाई करता है, जो डेवलप करता है या फिर जो एक न्यू मेथड को वैलिडेट करता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट एक्सपर्टाइज यानी विशेषज्ञता एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ऊपर के इन वर्क को करने के लिए क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए और कितने एक्सपीरियंस होने चाहिए, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट के अंदर में डिफाइन किया जाता है। डी द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके साथ ही पर्सनल के क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट किया जाता है। एंड लास्ट ई मैनेजेरियल ड्यूटीज, और पर्सनल की क्या ड्यूटी है उसको वहाँ पे अप टू डेट रखा जाता है। इस तरह से लैबोरेटरी के पर्सनल को उसके ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना है। पर्सनल के अंदर जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो है 6.2.5 लैबोरेटरी शैल हैव प्रोसीजर्स एंड रिटन रिकॉर्ड फॉर ए डिटरमाइनिंग द competence requirement, बी सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, सी ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, डी सुपरविजन ऑफ पर्सनल, ई ऑथराइजेशन ऑफ पर्सनल एंड एफ मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल। यहाँ पर्सनल के अंदर प्रोसीजर और रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए कहा गया है। प्रोसीजर होता है हाउ इट इज़ डन, यानी किसी काम को किस तरीके से करना है, प्रोसीजर के अंदर में वो चीज़ लिखा होता है। एंड रिकॉर्ड कहते हैं व्हाट वाज डन, यानी क्या हो चुका है। इसको जिस डॉक्यूमेंट में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। तो इस सब क्लोज को समझते हैं द लैबोरेटरी शैल हैव, यानी लैबोरेटरी के पास होनी चाहिए प्रोसीजर्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स, यानी लैबोरेटरी के पास प्रोसीजर होनी चाहिए कि इस काम को किस तरीके से किया जाए और इसके साथ रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने अब तक जो भी किया है उसका आपको रिकॉर्ड रखना है। ए के अंदर है डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी आपके पर्सनल के अंदर कॉम्पिटेंस का जो रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करना है, उसको निर्धारित करना है। बी सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, जब आप लैबोरेटरी के अंदर पर्सनल का सिलेक्शन करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है उसको आपको बनाने हैं और इसके साथ ही इसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखना है। सी ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, यानी लैबोरेटरी के अंदर पर्सनल को आप किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, इसका प्रोसीजर होनी चाहिए और उसका रिटेन रिकॉर्ड होना चाहिए। डी सुपरविजन ऑफ पर्सनल, ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको पर्सनल का सुपरविजन करते रहना है कि आपका पर्सनल किस तरीके से काम करता है, तो इसके लिए भी आपके पास एक प्रोसीजर और रिटेन रिकॉर्ड होना चाहिए। डी ऑथराइजेशन ऑफ पर्सनल, जब आप किसी पर्सनल को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑथराइज करते हो या फिर कोई स्पेसिफिक काम को उसके लिए निर्धारित करते हो तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होनी चाहिए और आपके पास रिटन रिकॉर्ड होने चाहिए। एफ मॉनिटरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल, और लास्ट में है कि आपके जो पर्सनल है उसके कॉम्पिटेंसी को मॉनिटरिंग करते रहना है। अगर लैबोरेटरी के अंदर आप किसी पर्सनल को किसी काम के लिए ऑथराइज कर दिया उसके बाद भी उसका मॉनिटरिंग करते रहना है जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी का सही आकलन आपको मिल सके, तो इसके लिए भी आपके पास प्रोसीजर और रिटन रिकॉर्ड रखना है। तो यह सब लैबोरेटरी के लिए एक रिक्वायरमेंट है। नीचे के पॉइंट्स में देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए। फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, ऑथराइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पर्सनल। आप सेपरेट अलग अलग प्रोसीजर बना सकते हो या एक ही प्रोसीजर के अंदर में आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो।
जैसे डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स, यानी कॉम्पिटेंस के रिक्वायरमेंट को कैसे डिटरमाइन करोगे। सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, यानी आप पर्सनल का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, उसका रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, आप पर्सनल को कौन कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, कौन इसको प्रोवाइड करवाता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सुपरविजन ऑफ पर्सनल, आप पर्सनल का सुपरविजन कैसे करते हैं, उसके साथ किस लेवल के कॉम्पिटेंट पर्सन को रखते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऑथराइजेशन ऑफ पर्सनल, किसी भी पर्सन को आप ऑथराइज किस बेसिस पे करते हैं, तो इसका प्रोसेस भी आपको इस प्रोसीजर के अंदर में डालने हैं। एंड मॉनिटरिंग ऑफ पर्सनल, यानी ऑथराइजेशन होने के बाद भी आप अपने पर्सनल का मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हो, तो इन सब चीज़ों को आप प्रोसीजर के अंदर में ऐड कर सकते हो। और अगर आपने इन सब चीज़ों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में पहले से बना रखा है, तो उसका रेफरेंस भी आपको प्रोसीजर के अंदर में ऐड करना है। सेकेंड पॉइंट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड कॉम्पिटेंट क्राइटेरिया। आपके लाइब्रेरी के पास एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आपको पर्सनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी आप पर्सनल को कैसे सिलेक्ट करते हो, किस पोजीशन के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए, इन सब चीज़ों को वहाँ पे डालना है। एंड कॉम्पिटेंट क्राइटेरिया, और किन किन चीज़ों के बाद आप यह जानते हो कि यह पर्सनल इस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट है, इस चीज़ को भी वहाँ पे आपको डालना है। थर्ड, रिकॉर्ड। अब इसके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। इंटरव्यू नोट्स, यानी इंटरव्यू के समय में आपने पर्सनल को लेकर जो नोट्स बनाया है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टाफ इवैल्यूएशन फॉर्म, जिस फॉर्म पर आप स्टाफ का इवैल्यूएशन करते हैं उस फॉर्म को आपको रिटर्न करके रखना है। ट्रेनिंग कैलेंडर, आपके लाइब्रेरी के अंदर का मंथली और ईयरली ट्रेनिंग कैलेंडर आपको रिटर्न करके रखना है। आपने कब कब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, कौन कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, और उन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, इन सब को आपको रिटर्न करके रखना है। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट, ट्रेनिंग के बाद एक इफेक्टिवनेस टेस्ट होता है, जो आपने ट्रेनिंग दिया है उसके बाद उससे रिलेटेड एक टेस्ट आपको लेनी है, उसके रिकॉर्ड को भी आपको रिटर्न करके रखना है। पर्सनल ट्रेनिंग हिस्ट्री फॉर्म, और आपके सारे पर्सनल का एक सेपरेट ट्रेनिंग हिस्ट्री फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर उस पर्सन का सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग का हिस्ट्री अवेलेबल होना चाहिए। एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट रिकॉर्ड, और इसके साथ ही आप एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट रिकॉर्ड भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉय के कॉम्पिटेंसी को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेकिंग सच पर्सनल्स डाटा एंड रिपोर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन इन इंट्रा लैब टेस्टिंग और इंटर लैब टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। इसके साथ ही पर्सनल के पर्सनल डेटा और उसके रिपोर्ट को चेकिंग करते रहना है। एंड पार्टिसिपेशन इन इंट्रा लैब टेस्टिंग, लैबोरेटरी के अंदर आप अपने पर्सनल को इंट्रा लैब टेस्टिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है और उससे अलग अलग तरह का यूनिट्स को टेस्ट करवा के देखना है और उसका कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड को तैयार करना है। इंटर लैब टेस्टिंग, इसके बाद आप उसको इंटर लैब टेस्टिंग में भी पार्टिसिपेट करवा सकते हो। और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, और इसके साथ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर भी उसको इन्वॉल्व करवाकर आप उसके कॉम्पिटेंसी को चेक कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, सुपरवाइजर फ्लो ऑफ आफ्टर टेस्टिंग कंप्लीट, और इस पार्टिसिपेशन के बाद टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अपने पर्सन का सुपरविजन करना है, इस तरीके से आप उसका मॉनिटरिंग कर सकते हो और इन सब चीज़ों से आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे। पर्सनल के अंदर सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट है 6.2.6, द laboratory shall authorize personnel to perform specific laboratory activities including but not limited to the following: A. Document modification, verification and validation of methods. B. Analysis of results including statement of conformity or opinion and interpretations. C. Report, review and authorization of results. यहाँ लाइब्रेरी के अंदर ऑथराइजेशन को लेकर एक रिक्वायरमेंट दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। द लाइब्रेटरी शैल ऑथराइज पर्सन, यानी लाइब्रेरी के पास ऑथराइज पर्सन होने चाहिए। टू परफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरी एक्टिविटीज, यानी लाइब्रेरी के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको वह परफॉर्म करेगा। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, नीचे जो कुछ भी दिया गया है वो उसके वर्क में इंक्लूड होगा, लेकिन केवल यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसके अलावा भी अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास हो सकती है। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाइब्रेरी के अंदर जो मेथड होता है, कोई प्रोसेस मेथड हो या कोई टेस्टिंग मेथड हो, उसका डेवलपमेंट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो या फिर वेरिफिकेशन करना हो या वैलिडेशन करना हो, यह सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। डेवलपमेंट यानी कोई नया मेथड को डेवलप करना है। मॉडिफिकेशन यानी जो पहले से मेथड बना हुआ है
उसमें चेंज करके इम्प्रूव करना है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हमने डिफिनेशन में समझाया था। वेरिफिकेशन में हम यह देखते हैं कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सही से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जबकि वैलिडेशन में हम यह देखते हैं कि हमारा मेथड सही है या नहीं है। तो यह उस ऑथराइज पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बी पॉइंट में है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी और ओपिनियन और इंटरप्रिटेशंस। यानी लेबोरेटरी के अंदर जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको आपको एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस के अंदर में इंक्लूड हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी, यानी वो रिजल्ट कंप्लायंस है या फिर नहीं है, इसका स्टेटमेंट देना हो, यानी वो पास है या फेल है यह बताना हो। और ओपिनियन, आपको अपने तरफ से कोई ओपिनियन देना हो, कोई कमेंट करना हो। और इंटरप्रिटेशन, या फिर उस रिजल्ट का व्याख्या करना हो, यह काम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। अगर आपकी लेबोरेटरी स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी, ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करवाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वह इस चीज़ को कर सके। सी पॉइंट, रिपोर्ट, रिव्यू एंड ऑथराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी लेबोरेटरी के अंदर रिपोर्ट्स को क्रिएट करना हो या फिर उसका रिव्यू करना हो या उसकी जिम्मेदारी लेना हो, यह सब काम उसकी होगी। तो लेबोरेटरी के अंदर इस तरह का पर्सन भी होना चाहिए, यह लेबोरेटरी के लिए एक रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करेंगे और इसको कैसे क्वालिटी मैनुअल के अंदर हम दिखा सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ ऑथराइजेशन, competence, education and personal qualification, training, skills and experience of all technical personnel are maintained by the laboratory। यानी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी टेक्निकल पर्सनल है उसकी ऑथराइजेशन यानी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, कॉम्पिटेंस यानी उसकी काबिलियत को, एजुकेशन उसके शिक्षा को एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन यानी उसकी क्षमता को, ट्रेनिंग उसको कौन कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है। ट्रेनिंग के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का ट्रेनिंग होगा। स्किल, उसका क्या स्किल है, एंड एक्सपीरियंस उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन करके रखा जाता है। दे आर readily available and include the data on which authorization and or competent is confirmed। यह जो रिकॉर्ड है वो लेबोरेटरी के अंदर रीडली अवेलेबल होता है, यानी उसको पढ़ा जा सकता है और इस डेटा के मदद से लेबोरेटरी के अंदर के पर्सन की ऑथराइजेशन और उसकी कॉम्पिटेंस को कंफर्म किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है यूज स्किल मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से हम लेबोरेटरी के अंदर ऑथराइज पर्सन को कंफर्म कर सकते हैं। यूज स्किल मैट्रिक्स, द स्किल मैट्रिक्स इज अ टूल दैट शो द कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सनल डूइंग पार्टिकुलर वर्क। स्किल मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जो किसी भी काम के लिए पर्सनल के कॉम्पिटेंसी को शो करता है या दिखाता है। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं, रॉ में है ऑपरेशन यानी कोई भी काम हो सकता है, और कॉलम के अंदर है नेम यानी यह पर्सन का नाम हो सकता है। मान लेते 3 पर्सन है, ए, बी और सी। इसके साथ ही हमारे पास 4 अलग अलग ऑपरेशन है या 4 अलग अलग काम है, पी, क्यू, आर एंड एस। अब कौन सा पर्सन किस काम को करने में कितना निपुण है, कितना कॉम्पिटेंस है, इसके आधार पर उसका हम रेटिंग टाई करते हैं। यहाँ जो रेटिंग है वह पर्सन का उस काम में कॉम्पिटेंसी को देखते हुए देते हैं। नीचे समझते हैं, 1 रेटिंग दिया जाता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी वह उस काम के बेसिक्स लेवल को जानता है तो हम रेटिंग 1 देंगे। 2 रेटिंग देंगे कैन परफॉर्म विथ सुपरविजन, यानी कोई सुपरवाइजर उसके साथ हो या कोई सीनियर पर्सन हो जिसके सुपरविजन में वह उस काम को परफॉर्म कर सकता है, यानी वह काम तो कर सकता है लेकिन उसके पास एक सीनियर पर्सन चाहिए। 3 रेटिंग देंगे कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म, अगर वह उस काम को अपने दम पर अकेले कर सकता है तो वहाँ पे 3 रेटिंग देंगे। 4 रेटिंग देंगे एबल टू टीच अदर। 4 हम तब देंगे जब वो उस काम में सुपीरियर हो जाए, किसी दूसरे को भी वह काम सिखा सके। इसके आधार पे हम रेटिंग करते हैं और देखते हैं कि किस काम के लिए हमको पर्सन चाहिए। मान लीजिए एस ऑपरेशन के लिए हमें पर्सन चाहिए तो यहाँ पे हम ए को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आर ऑपरेशन के लिए हमें पर्सनल चाहिए तो हम यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें क्यू के लिए पर्सन चाहिए तो हम पर्सन ए को सिलेक्ट करेंगे। अगर पी ऑपरेशन के लिए पर्सन चाहिए तो हम पर्सन ए को या फिर पर्सन बी को, दोनों में से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्किल मैट्रिक्स को यूज करके हम लेबोरेटरी के अंदर ऑथराइज पर्सन को कंफर्म कर सकते हैं। लेबोरेटरी के ऑथराइज पर्सन को लेकर NABL का कुछ अपना गाइडलाइंस है, तो उस गाइडलाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल ऑथराइज बाय द लेबोरेटरी टू रिपोर्ट,
review and authorization of results shall be authorized signatory। यानी लैबोरेटरी जिस पर्सन को ऑथराइज करेगा रिपोर्ट बनाने के लिए, उस रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए, यानी उसके ऊपर रिजल्ट का दायित्व होता है, तो इस पर्सन को भी ऑथराइज सिग्नेटरी कहा जाएगा। यानी लैबोरेटरी एक पर्सन को ऑथराइज करेगा जिसके ऊपर रिजल्ट का ऑथराइजेशन हो, रिजल्ट को रिव्यू करने का ऑथराइजेशन हो और रिपोर्ट क्रिएट करने का ऑथराइजेशन हो, वही लैबोरेटरी का ऑथराइज पर्सन होगा। सेकेंड पॉइंट, टेक्निकल कंपिटेंस ऑफ प्रपोज्ड authorized signatory for issue release of test report shall be verified by NAVL assessment team. However, such authorized signatory shall meet the minimum qualification and experience requirement of NAVL. लाइब्रेटरी जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी नियुक्त करेगा उसके टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को NAVL का जो असेसमेंट टीम है जो ऑडिट करने आता है वह उसके द्वारा रिलीज किया गया रिपोर्ट को देकर वेरीफाई करेगा। However, such authorized signatories shall meet the minimum qualification and experience requirement of NAVL. इसके साथ ही वह पर्सन NAVL के द्वारा ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करे। अब NAVL की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। थर्ड पॉइंट, NAVL approved authorized signatories in the laboratory shall not be authorized signatory in another laboratory which falls under the different legal identity। यानी NAVL के तरफ से अगर किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया जाता है तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी किसी और लेबोरेटरी के अंदर में ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हो सकता। यानी एक टाइम में वो एक ही लीगल आइडेंटिटी के अंदर में वर्क करेगा। However, in case of multiple location, a person shall be approved as an authorized signatory at different laboratories location under the same legal identity, provided there is one alternate permanent approved authorized signatory available at each location। कई बार एक ही लीगल आइडेंटिटी का यानी एक ही कंपनी का अलग अलग लोकेशन पर लेबोरेटरी होता है, तो उन केस में वह कंपनी एक ही पर्सन को उस डिफरेंट लोकेशन पे जो लेबोरेटरी है उसका ऑथराइज सिग्नेटरी अप्रूव कर देता है। तो NAVL कहता है कि अगर सेम लीगल आइडेंटिटी वाली कंपनी हो, मतलब एक ही कंपनी का अलग अलग लेबोरेटरी है, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको जितने भी लोकेशंस है या जितने भी लेबोरेटरीज है उसके अंदर एक परमानेंट अल्टरनेट पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाकर रखना होगा। यह NAVL का एक गाइडलाइंस है। पिछले स्लाइड में हमने ऑथराइज पर्सन के लिए NAVL के द्वारा दिया गया मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया था। यहाँ देखते हैं कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी इन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फील्ड्स। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लास्ट में मिनिमम एक्सपीरियंस है, यहाँ सीरियल नंबर है। फर्स्ट BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, PG पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इन द सेम फील्ड ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने BE किया हो या BTech किया हो या साइंस में PG किया हो इन द सेम फील्ड, यानी जो काम आप कर रहे हो इससे रिलेटेड डिग्री आपके पास है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए आपको उसी काम में मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होने चाहिए। सेकेंड BE BTech PG इन साइंस इन द सिमिलर फील्ड ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। जिस फील्ड में आप टेस्टिंग या कैलिब्रेशन कर रहे हो उसके सिमिलर, पहले में है सेम, यानी एग्जैक्ट उसी से रिलेटेड डिग्री आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है सिमिलर, यानी आपके पास सेम डिग्री ना भी हो लेकिन आपके डिग्री के अंदर में इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकता है और आपने BE BTech और PG साइंस में किए हो, तो ऑथराइज पर्सन होने के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होने चाहिए। थर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन साइंस इन द सेम फील्ड ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। यानी जिस फील्ड में आप टेस्टिंग या कैलिब्रेशन कर रहे हो उसी से रिलेटेड अगर आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हो तो ऑथराइज पर्सन बनने के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होने चाहिए। फोर्थ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन साइंस इन द सिमिलर फील्ड ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, तो भी आप लेबोरेटरी के अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 5 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। फिफ्थ में है ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट
यानी अगर आपने ITI कर रखा हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स कर रखा हो, तो ऑथराइज पर्सन बनने के लिए आपको मिनिमम 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 6. Irrespective of qualification and experience, an authorized signatory accepted by the regulators shall be considered eligible for those testing activities. यानी यह सब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एक ऑथराइज सिग्नेटरी को रेगुलेटर के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दोज टेस्टिंग एक्टिविटी, और रेगुलेटर उस पर्सन के टेस्टिंग एक्टिविटी के एलिजिबिलिटी के आधार पर उसको ऑथराइज सिग्नेटरी नियुक्त करेगा। नीचे सिमिलर फील्ड्स में बी कंसिडर्ड व्हेन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज कवर्ड इन द सेड क्वालिफिकेशन। सिमिलर फील्ड का मतलब यह होता है कि आपके कोर्स में उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था जिसको आपने पढ़ा हो। Second, in each case, merely requisite qualification and experience is not sufficient to become the authorized signatory. The technical competence shall be verified by annual assessment team before recommending a authorized signatory. यानी यह क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ही सफिशिएंट नहीं है ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए। इसके लिए आपको टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, और एनएवीएल का जो असेसमेंट टीम होता है जो ऑडिट करने आपके लेबोरेटरी में आता है, वह इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि आप इस काम के लिए कॉम्पिटेंट हैं। थैंक यू, धन्यवाद।